काउंटर, ठीक है। तो वी डिड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। कल रिकॉर्डिंग चेक की थी आपने? नहीं? अच्छा, आपको मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जूम मीटिंग का लिंक, इन केस यू पीपल डोंट कम ऑफलाइन, कभी नहीं आते हो, गर्मी लगती है, बुखार है, कुछ भी रीजन है, कहीं घूम रहे हो, जैसे सम पीपल गो टू नानी हाउस कि नहीं लोकल जा रहे हैं पर हम नहीं आ पाएंगे, तो वहां पे मैं कहती हूँ 1 घंटा ऑनलाइन क्लास लगा लो, ठीक है। वो दीक्षित को पता होगा, जूम लिंक है, और उसको मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया, दैट स्टेज परमानेंट, राइट। एक चीज वो है। और अगर कोई क्लास मिस होती है, ऑनलाइन भी नहीं लगा पा रहे हो, नेक्स्ट डे क्लास के लिए आना है, तो वो सेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस पे मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया, उसको यूट्यूब पे डाला होता है उस सेशन को लाइव, जो भी रिकॉर्डिंग है, जैसे अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो जो बातचीत हो रही है वो सारा उसमें होगा। तो फास्ट फॉरवर्ड करके कम से कम उसको देखकर आ जाए, दैट नेक्स्ट डे बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, ठीक है। और दिस यूज टू हैपन, उसकी टाइम ही कोई एक बच्चा था, उसको जैसे क्लास में कुछ बात समझ नहीं आई, उसने बस उसको सुनना है दोबारा से, तो वो स्पेशली लिंक करता था। आपको वो क्लास में मिलती है, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं कल भी डाल दूँ, डेट वाइज मैंने डाला हुआ है, हर एक के डिस्क्रिप्शन में टाइटल में डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो दैट इज वन बेनिफिट जो आपको रहेगा, उसको यूज कर लेना। तो इरेशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे आई थिंक, है ना, करने के लिए, किए? पढ़कर नहीं आए पढ़ने वाले बच्चे? क्यों नहीं पढ़े? मन नहीं कर रहा था? ऐसे मत करो, टाइम तो बेटा होगा ही नहीं। टाइम इज वन थिंग, एवरीबडी शॉर्ट, सबके पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है। करो, ये चीज सीख लो। मैं ना इसमें बहुत टाइम लगाती हूँ, और इस बारी इस ईयर तो स्पेशली लगा रही हूँ, बिकॉज आई हैव रियलाइज पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से कि ये चीज बच्चों को समझ नहीं आती, तो इसके बाद जो भी प्लस माइनस इसका होता है ना, वो फिर उसमें गलतियां करते हैं। सो एक होता है टेक्निक समझनी, एक होता है कैलकुलेशन समझनी। मैंने आपको कहा ना, आप टेक्निक समझोगे, +2 +2 पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, आप टेक्निक भी समझोगे और इनकी कैलकुलेशन भी समझोगे, तो गलती चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, √50 है, तो फैक्टराइज करो, याद है कल का? 50 को फैक्टराइज किया, तो आई नो इट्स 25 × 2। मैं आप लोग को ये समझा रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये तुम जल्दी पिकअप कर सकते हो, है ना। तो ये 5 √2 हो गया। ऐसे 98 को फैक्टराइज करके बताओ, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, 2 से करो, 98 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 2 × फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2 × 7 × 7, तो क्या बन जाएगा? हाँ, ये जो तुम सोच रहे हो ना, बस ये सोच कर ही काम करना है बस। 162 कितना होगा? हाँ, 2 × 3 × 3 × 3 × 3, तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 9 बाहर आ गया ना, 2 बार 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको प्लस माइनस करना है तो हम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? 9 + 5 कितना हुआ? वेरी गुड, प्लस वाले साइन प्लस हो गया ना, ठीक है, 7। तो ये क्या होगा? 14 - 7। बस ये चीज समझनी है, जितना हमने टाइम लगाना बस उसको थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे। अगर ये स्पीड अप हो गया, रैशनलाइजेशन तुमने की हुई है, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। करवाया था यार, करवाया उन्होंने, है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कितना करवाया? हम्म, करवा तो दिए, पर ये कितनी प्रैक्टिस करवाई है इसकी? बस, और एक्स्ट्रा, ये बहुत जरूरी है। तुम जानते हैं बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आई टोल्ड यू माय टाइम, जब मैं 11 मैं 10th में थी, हमें पूरा चैप्टर था ये, इसको हम सर्ड्स कहते थे, सर्ड्स एंड इंडिसेस। ये पूरा एक चैप्टर था, ठीक है। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे आगे बढ़ता गया, आगे आगे ईयर्स, तो ये चीजें डिलीट होती गई। अब ये नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये कभी नहीं सिखाते, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो इट। और मैंने आपको सेकंड होमवर्क दिया था, वो बताओ। अच्छा, क्यूब रूट में है,
समझ गई, वो मुझे लगा मैंने दिया नहीं होगा, पर वो है, इसी बुक में है। 16 का क्यूब रूट। चलो बच्चों, अब इसको तो बना लो ना फटाफट से। 54 का क्यूब रूट। देखो, अच्छे बच्चे होने का मतलब है जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा साथ के साथ आप सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, यही है ना? करो। 16 क्यूब रूट। क्या क्यूब रूट से बाहर आएगा, अंदर क्या रहेगा? हाँ, क्यूब रूट है, 4 बाहर आएगा। अब इस चीज को लिख लो यहाँ पर। देखो, ये लिखोगे ना, इसमें क्लैरिटी, मेंटली विजुअलाइजेशन बहुत बढ़ जाता है। लिखो इस चीज को ऐसे। ऐसे ही 54 को लिखोगे। ठीक है, एक बार टाइम लगा लो। आपका पिकअप अच्छा है, बट इस चीज में भी मतलब मुझे थोड़ी प्रॉम्प्टिंग कम करनी पड़े, और आप पहले कर लो सॉल्व। 192 को ऐसे ही 375। 54 क्या हो जाएगा? हाँ, ये आ गया ना। ऐसे 192 को करो। आपको मैंने प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लीकेशन सिखा दी। हाँ, 2 into 96, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 96 होता है 2 into 96 को आई कैन से 48 into 2। ठीक है ना? 2 into 2 48, 24 into 2। अब इसको 2 into 2 into 2 into 8 into 3। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 8, सॉरी 2 into 2 क्यूब कर दो, into 3। 375 को करो आप। दिस इज बेसिकली 25 into 15। ठीक है, 5 क्यूब into 3। चलो करो सॉल्व इसको। अब देखो स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना 2 बाहर आएंगे? एक। 2 into क्यूब रूट ऑफ 2 हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा? थर्ड क्या हो जाएगा? और नेक्स्ट क्या होगा? अब इनको प्लस माइनस करना है। फाइनल आंसर बताओ क्या होगा? क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। क्यूब का जो 3 है उसको क्यूब बोल देते हैं, जो 2 है उसको स्क्वायर रूट। मोस्ट प्रॉब्लम जो पॉपुलर है वो क्यूब और स्क्वायर है। और जो नंबर होता है फिर फोर्थ रूट कह देते हैं उसको, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, ऐसे।
स्क्वायर और क्यूब याद रहता है ना, क्योंकि 3 साइड्स वाला क्यूब होता है और 2 साइड्स वाला स्क्वायर। ठीक है, 5 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। समझ में आ गया? सो वी अंडरस्टैंड प्लस माइनस। मल्टीप्लिकेशन भी आपको अंडरस्टैंडेबल थी ना, पूरी मल्टीप्लाई करना हो तो। एक क्वेश्चन और दिया था, कौन सा था? 81। हाँ, ये भी सॉल्व कर लो। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फोर्थ रूट ऑफ 81। हाँ मुझे पता लग गया क्वेश्चन बेटा, ये ना, माइनस 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 32 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। एक चीज अब करवाती हूँ, रैशनलाइजिंग फैक्टर। उसके बाद ना, सो दैट नेक्स्ट क्लास जब मतलब वो बच्चा आता है, अर्शमित आता है, तुम दोनों का ना, तुम तीनों का सिलेबस पैरेलल में हो जाएगा। रैशनलाइजिंग फैक्टर करवाऊंगी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन चैप्टर 1। फोर्थ रूट ऑफ 81 मतलब, तो हाँ 4 बार 3 हो गए ना अंदर, तो बाहर आ जाएंगे तो क्या बनेगा? 3। तो यहाँ से क्या बनेगा? 216 is, हाँ इसको करो आगे। हाँ करो करो, बनाओ, क्या बना? कितनी बारी आएंगे? 2 और 3 बार। हाँ तो क्या बन जाएगा आंसर? 6। तो 216 इज क्यूब रूट ऑफ 6। 6 का क्यूब है 216। अब ऐसे ही 15, 32 का फिफ्थ रूट निकाल रहे हैं। 4, 16, कितनी बार 2 आएगा? 5 बार। तो ये 5 से बाहर निकल गया। समझ में आ गया? 225 किसका स्क्वायर होता है? 16 का औसत 15। ठीक है, 256। 65 तो हो नहीं सकता ना। हाँ ऐसे नहीं ना। हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चलेगी अब। आई रिमेम्बर बिकॉज आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड ना। तो हम लोग बात करते थे कि मैम 1 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, तो मैम कहते हैं आपकी बैलेंस शीट का क्वेश्चन होता है, व्हेन यू डू, अगर करोगे तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं मिलती ना, तो क्वेश्चन को गलत कहते हैं, चाहे वो 1 रुपी का डिफरेंस ही हो। तो दैट इज व्हाट योर 1 रुपी या 1 मार्क या 1 पॉइंट, है ना? तो यहाँ पर भी 256 एंड 265 आर प्योरली डिफरेंट नंबर्स। पहली बात तो ना, आप किसी को भी बोलोगे ना, वो आपके मेंटल लेवल को चैलेंज करेगा, because it's an even number, the square should be even. So if you say 265, that means you're not even thinking. आप सोच ही नहीं रहे हो आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, या तो बिल्कुल ब्लैंक होके बोल रहे हो, या विदाउट थिंकिंग आप बस एक जस्टिफिकेशन से बोल रहे हो, विच इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर। ठीक है, हाँ इसका आंसर 0। तो कभी भी ये जो सोचना, आपने जैसे 265 का, तो इमीडिएटली विदाउट प्रॉम्प्टिंग आपको पता होना चाहिए मैंने गलत बोला कि 265 तो हो ही नहीं सकता। राइट? जैसे कल एक बात हो रही थी, मैं किसी को बोल रही थी कि एक क्वेश्चन था, उसमें सिंपली आंसर ना बच्चों ने ऐसे निकालना था, 16 इंटू 380। मुझे नहीं पता इसका प्रोडक्ट क्या है, बिकॉज रैंडमली 2 नंबर्स गए, सब मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बता रहे थे। मैंने कहा आपने आंसर जो भी निकाला हो, मुझे पता है गलत है, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर मल्टीप्लाई करना ही नहीं, और वो मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर दे। राइट? अब उन्होंने, एक बच्चे ने कहा गलत है, वो अपनी कैलकुलेशन चेक करने लगा। दूसरे ने आंसर कहा, मैंने कहा गलत है, उसको अपनी कैलकुलेशन चेक कर रहा है। अब तीसरे ने भी वही आंसर कहा, वो देखा कि मैम कैसे गलत हुआ, हम तो सेम कर रहे हैं, सबके आंसर सेम है। मैंने कहा चाहे आपका आंसर सही है, मल्टीप्लिकेशन सही है, पर आंसर नहीं है ये। राइट? तो ये हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब हम कहते हैं ना मैथ्स अच्छी है, या जो मैं आपको सिखाऊंगी वो यही चीज है। मैथ्स अच्छी में मैं सिर्फ आपको ये नहीं सिखाऊंगी कि कैसे करना है, अपनी गलतियां कैसे खुद से पहचाननी। ठीक है ना? जो आप कह रहे हो ना 76 मार्क्स आए थे, वो 4 कहाँ कटे समझ नहीं आया, तुमने कहा ना बस वो 4 ही समझना है कहाँ कटे। ठीक है ना? दिस इज व्हाट माय एम इज। आ जाओ। कौन सा? क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है? और इस फाइनल्स में
चलो अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको कल मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी। इरेशनल नंबर्स में अगर मान लो इस तरह से नंबर हो -5√2, इसको √3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है ना, जैसे आपको कहा जाए 3x - 2y, इसको z से मल्टीप्लाई करना है, z दोनों से, बस उसमें भी सेम रूल है। हमारे मैथ्स की ना सबसे बड़ी खासियत यही होती है, इसके फॉर्मूलाज ना हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इरेशनल नंबर है। जो आपने यहाँ पर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस पे लगाया था, जो आपने रैशनल नंबर पे लॉजिक लगाया था, वो यहीं पर लगेगा, रूल सेम होगा। 3 × √5, ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा, नहीं जी रैशनल है तो अलग चीज है। बस मल्टीप्लिकेशन करने का इनका तरीका डिफरेंट हो जाएगा। 5 × 3 कितना होता है? 15। दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये चीज समझ में आ गई। क्यों नहीं? देखना बच्चे, ये इस तरह से है ना। और अगर तुम्हारा a⁻x इंटू b⁻x होता है, तो तुम क्या करते हो? ए बी की पार हो। तो मैंने क्या किया, वही किया। समझ में आ गया ना? हाँ। और अगर आप हाफ और हाफ को ऐड कर रहे हो तो 4 नहीं बनता ना, 1 बनता है। कल आपके पास ये आएगा 2 × 2 रेज़ टू पावर 1/2, 2 रेज़ टू पावर 1/2। तो जब आप पावर्स को ऐड करोगे तो पावर 4 नहीं बनेगी, स्क्वायर नहीं होगी, इट विल बी 1। समझ में आ गया? फ्रैक्शंस को ऐड करना अलग होता है, और ये स्क्वायर रूट जो है ना वो फ्रैक्शनल पावर है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये फ्रैक्शनल पावर है। समझ में आ गया? राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 √2 √3 is। बस इस चीज को समझना है, रैशनलाइजेशन में यही चीज कॉपी यूज होती है। क्लियर हो गया? हाँ। मैथ्स ना डेली लाइफ में कहीं यूज नहीं होती है, अपार्ट फ्रॉम ये प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट के कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह समझने, ये डेली लाइफ में कहीं यूज नहीं होते हैं। ठीक है। दिस वाज अ वेरी पॉपुलर वीडियो, आई यूज्ड टू, आई सॉ इट। मुझे पूछते थे बच्चा, मैम कहाँ काम आएगा पाइथागोरस थ्योरम, कहाँ ये काम आएगा? तो एक सिंपल सी बात सोचो, मैथ्स कुछ नहीं करता है। मैथ्स आपके लॉजिक को इंक्रीज करता है। कल कोई तुम्हें नंबर्स में घुमाएगा ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या ये सब क्या करते हैं, ये प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, ये यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, तुम समझ जाओगे कि वो हमें घुमा रहा है, वो बार बार सेम नंबर रिपीट कर रहा है, ये कैलकुलेशन जैसे नहीं होगी। समझ में आ गया? आपको कहा जाता है कि प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो 30% है, किसका? कॉस्ट का कि सेलिंग प्राइस का? समझ में आ गया? समटाइम्स गवर्नमेंट्स करती है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा देती है, पहले कम कर देती है, तो कहती है नहीं नहीं बढ़ा दो। तो वो नक्सल में बढ़ाया ही होता, उनका ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव कर लिया, पर आपको कह दिया कि नहीं जी हमने तो कम कर दिया। ठीक है। समटाइम्स महंगाई दिखाते हैं, अब हर कंपनी, हर एक गवर्नमेंट करती है। ठीक है। व्हेन दे हैव टू शो इन्फ्लेशन, वो कहते हैं हमारे टाइम कम हो रही है, पर वो क्या होता है, बेस इंडेक्स कम ले लेते हैं, या कुछ कॉमन चीजें नेसेसिटीज होती हैं उनमें से एक दो चीजें हटा देते हैं। ये मत रखो, ये रख लो, ये मत रखो, ये रख लो। आप उस चीज को समझने के काबिल हो जाते हैं, आपके लॉजिक को इंप्रूव करेगा और कुछ नहीं करेगा। समझ में आ गया? हाँ। एंड इफ यू टेन टू लाइक, आप चाहते हो अच्छी पोस्ट पे काम करते हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हो, फाइनेंशियली कुछ जाकर करते हो, तो ये चीजें बहुत काम आती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाओगे, कुछ मैन्युफैक्चर करोगे, उसमें प्लस माइनस करके आपको समझ में आएगा कितना परसेंट मटेरियल में वेस्टेज है, उस वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं, वो चीजें आप नंबर्स के साथ बहुत अच्छे वे से सपोर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? मैथ्स कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कैलकुलेशन इंप्रूव करेगा। देयर वाज दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आई से। किसी बच्चे ने कहा, हमारे ग्रुप में बात हो रही थी एज फ्रेंड, तो कहते हैं मुझे समझ नहीं आया कि मुझे पाइथागोरस क्यों पढ़ाई जाती है, आज तक मैंने तो कभी यूज नहीं की। तो व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाई वी नीड टू नो। कहते हैं जो आपका हमारा किसी के घर पे काम चल रहा था, वो घर बनाने का, वो कंस्ट्रक्शन वर्क, तो कहता है हमारा जो मेसन आया ना, उसको वो पाइथागोरस थ्योरम उसको भी नहीं आती थी, बट उसने प्रॉपर बता दिया कि दीवार सीधी है नहीं है, इतनी लेंथ होगी, इतनी स्लोप होगी, उसने सब बता दिया। ठीक है। तो कहते हैं हमें से पढ़ने की क्या जरूरत थी, उसको आता था। कहते हैं बिकॉज क्यों पढ़ने की जरूरत थी, ताकि हम समझ सके कि वो हमें सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। कल वो कुछ भी बोल के चला जाएगा, हम कहेंगे हाँ जी बना लो। ठीक है ना? जस्ट टू अंडरस्टैंड, सच में कह रही हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो हमें घुमा तो नहीं रहा। राइट। एंड दिस इज दैट्स व्हाई वो मेसन है, और दैट्स व्हाई आप उसके ऊपर, बस इतना सा फर्क को कवर अप करने के लिए। तो कभी मत सोचना मैथ्स क्यों पढ़ाई है, कहाँ यूज करेंगे, कहीं नहीं यूज करेंगे, पर आपके मेंटल लेवल में एक वो चैनल को, एक पता ना केमिकल रिएक्शन होता है आपके ब्रेन में, वो एक दायरे को खोल देता है। ठीक है ना? एंड दैट्स एक्चुअली अ ट्रूथ। आप नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, और एक गवर्नमेंट स्कूल के साथ अपने आप को कंपेयर करो बच्चे के साथ,
उसके साथ छोड़कर किसी और बच्चे के साथ, और तुम किसी दिल्ली साइड स्कूल में जाओ, डीपीएस वाले स्कूल दिल्ली वाला जो हो, वहां जाओ और यहाँ के बच्चे को उससे कंपेयर करो, आपको लगेगा मेंटल लेवल में इतना फर्क है, हम तो अभी घूमते जा रहे हैं अपनी हवा में। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। कुछ नहीं करना है, यहाँ और सतपाल में कंपेयर करना है अपने आप को। क्या बोलते हो सतपाल के बच्चे, बताओ। नहीं पता। और अब जरूरी चीज क्या थी, आपको मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल टर्म। ठीक है, आपको मैंने सिंगल टर्म करवाई। मान लो ये है 3√5 माइनस 2√3, इसको मल्टीप्लाई करना है 4√5 प्लस 3√2। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं ना, 3√5। अब यहाँ पर ये इरैशनल नंबर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पर जैसे आप रूल लगाते हो बाकी नंबर्स के साथ, वैसा ही रूल लगेगा। यही करते हो ना स्प्लिट अप मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही करना है। अब इंडिविजुअल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो हाउ विल यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। हाँ, 3 से 4 कितना बन जाएगा, और √5 से √5 कितना बन जाएगा, 25। 25 किसमें आ रहा है, स्क्वायर रूट, वो क्या बन जाएगा, 5²5। अब आपने ये दो स्टेप्स में किया ना, ये सिंगल स्टेप में लेकर आना। आपने कहा √5 इंटू √5 इज √25, तो बच्चे ये भी छोड़ देते हैं, √25 के आगे सोचते नहीं है। फिर मैं उन्हें कहते 25 का क्या बनेगा, वो तुमने कहा 5²। फिर मैंने कहा 5² का क्या होगा रूट के साथ, आपने कहा 5। 3 स्टेप्स हो गए ना। अब हमें सिर्फ को सिंगल स्टेप में लेकर आना। ठीक है, ये करवाने का पर्पस यही है कि जो हमने इसको √25 लिखा, फिर इसको √5² लिखा, और फिर इसे 5 लिखा, ये दो स्टेप्स हमने अपने माइंड में एलिमिनेट कर। राइट, अब आ जाओ नेक्स्ट क्या होगा, 9 इंटू √10, 9 √10। अब ये होगा माइनस, वेरी गुड। नेक्स्ट होगा माइनस या प्लस, माइनस। समझ में आ गया है ना। अभी देखो टाइम लगा है सोचने में, रैशनलाइजेशन में यही सब कैलकुलेशंस है, तो इसमें टाइम ना लगे, हम सिर्फ प्रोसेस पर कॉन्सेंट्रेट करें। समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन क्लियर, डिवीजन भी क्लियर थी कल। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख लो इस चीज को। अभी मैं बहुत स्पीड अप से करवा रही हूँ, फिर मैं तुम्हें ना इसके आज ये कर लेती हूँ, आज आज ना इसके थोड़े से नोट्स बनाकर दूंगी कैलकुलेशंस के, ऐसे वाले क्वेश्चंस इकट्ठे कर दूंगी, आप सॉल्व करना, विद आंसर्स दूंगी।
ताकि आप साइड बाय साइड 5-6 क्वेश्चन हर एक के बना करना। ऑपरेशंस ऑफ इरेशनल नंबर, ये प्रैक्टिस कर लेना घर पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, ये आने के चांसेस बहुत कम है। कभी कभार 1 मार्क में किसने डालने की कोशिश की तो डाल देंगे, बहुत कम चांसेस है स्कूल ये डाले, लेकिन जो अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो आता है। ठीक है, अगर लिखना है तो एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन लिख लो, मतलब एज होमवर्क कर लेना इस चीज को, और मुझसे कंपेयर, आपस में भी आप कंपेयर कर सकते हो अपने आंसर्स को। ठीक है, ये है 7√5 -3√2 इंटू 2√5 प्लस 4√2। इस आंसर्स को कंपेयर भी कर सकते हो अपने आप, मुझसे भी आंसर्स इनके ले सकते हो। 4 + 3√3 बुक में नहीं है कहीं, होमवर्क मल्टीप्लाई करने के लिए कर लेना। आपको जो बुक दी है स्कूल ने वो मुझे दिखा दो, अगर उसमें होगा तो मैं मार्क कर दूँ। ठीक है, मुझे दिखा देना अगर इनमें हुए। वैसे ना आजकल ये क्वेश्चन भी जैसे एक्सटिंक्ट नहीं हो जाते, वो हो चुके हैं। मैंने भी बड़ी पुरानी बुक पता नहीं 2004 से संभाली हुई थी, तो मिल गई, अदरवाइज नहीं मिलता। अदरवाइज आई सी वन मोर बुक। हाँ, करवाऊंगी ये भी, इसी में से तो क्वेश्चन आते हैं। क्या एग्जाम्पल करवाता कोई नहीं है, क्वेश्चन उसमें से डाल। मैंने कहा ना स्कूल करवाता ही है, कहता है और होता ही है, वो डालता है इसमें से नहीं, वो डालता है इसमें से, 9 तो स्पेशली। बहुत थोड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके पेज में। लॉ ऑफ सर्ड्स एंड रेडिकल्स दिया है बुक से, पेंसिल से मार्क, पेन से कर दूं मार्क, पेंसिल से करो। ये है ऑपरेशंस ऑन, बस एक 2 पेजेस में दिया हुआ है। और ये 5th क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, बस इतना सा ही, वो तो आपकी एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, चलो करवाऊंगी एग्जाम्पलर भी। यहाँ पर है ये एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन नंबर 5, जो ये चीजें हैं बहुत कम क्वेश्चन है, इतने डिटेल में नहीं है। ठीक है, लिख लिया आपने बच्चे। अब मैं करवाती हूँ आपको नेक्स्ट, विच इज रैशनलाइजिंग फैक्टर। एक बड़ा सिंपल सा नंबर लिया 27 और इसको रखा स्क्वायर रूट। अब क्या करते हो, 27 को फैक्टराइज करते हो, और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रखोगे तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, 2 में से 1 बाहर आ गया और अंदर आ गया 3 अकेला। राइट, अब मैं कहूं रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, कि मुझे अगर इस नंबर को रैशनल बनाना है, रैशनल का मतलब है स्क्वायर रूट को हटा देना है, तो इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो आप कहोगे 3 अकेला था, इसको अगर एक इसका साथी मिल जाता स्क्वायर रूट में तो ये भी बाहर आ जाता। तो इसका मतलब मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बिकम्स द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27।
√27 में 3 3 थे, जिसमें से 2 ने पेयर बनाया, बाहर आ गए। एक इकलौता रह गया, उसको एक साथी और चाहिए, तो उसको मैंने एक साथी दे दिया, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो अब मैं कहूंगी इसको √3 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? सो √3 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27। समझ में आई बात? नहीं। √27 रैशनल इरेशनल? √27 रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल नंबर जिससे स्क्वायर रूट नहीं हट सकता। ये रैशनल है, कैसे स्क्वायर रूट में है बच्चे? हाँ, तो 3 × 3 × 3, ये है 3√3। स्क्वायर रूट नहीं हट सकता ना, इस पूरे नंबर में कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट तो रहेगा। ठीक है ना? तो अब मैं कहती हूँ कि इसको बनाना है रैशनल। ये है नंबर इरेशनल, बट मुझे इसको बनाना है रैशनल। तो मैं कैसे बनाऊंगी? ठीक है, मैं कैसे बनाऊंगी? मैं कहूंगी कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया। जो स्क्वायर रूट से, इसके रूट से बाहर निकल सकता है वो हमने निकाल लिया। वो अकेला 3 था जो बाहर आ सकता था, और रह गया अंदर √3। समझ में आ गया? अब मैं कहती हूँ कि यार इसको अब मुझे रैशनल बनाना है, तो ये रैशनल कैसे बनेगा? है ना? वो कैसे बनेगा? इस स्क्वायर रूट को हटाना है। इसके अंदर 3 है, अगर इसके पास एक और अपना साथी होता, ठीक है, इसके अंदर 3 था स्क्वायर रूट में, अगर इसके पास इसका एक साथी और होता और वो भी स्क्वायर रूट में जाता, बाहर ना हो, स्क्वायर रूट में जाए, तो ये 3 बाहर निकल कर आ जाएगा, और 3 × 3, अब इसमें स्क्वायर रूट नहीं रहा, ये बन गया रैशनल। है ना? तो मतलब इसको, इस नंबर को रैशनल बनाने के लिए मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो √3 क्या बन जाता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27। दैट्स बन जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27। अच्छा, मैं भूल जाऊंगी, ये रख लो। ये फॉर्म्स ना आपको फिल करके लेके आने हैं विद पिक्चर्स, फोटोग्राफ लगानी है अपनी। ठीक है, ये ले। एक एक दे दो। समझ में आ गया इतना? √3 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √27। अब मैं रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर दूंगी आज। ठीक है, समझ में आ गया कनिष्का? राइट, अब आते हैं किसी और क्वेश्चन पे लेते हैं। लिख लो इस चीज को, इसे लिखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट डाउन। ऐसे ही फिर आपको निकालना है। ठीक है, लिखो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर और पिछली बारी ना बहुत बार आएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 375। स्क्वायर रूट ऑफ 375।
हाँ, √15। तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 3 × 5, स्क्वायर रूट है ना। तो ये 5 जो है एक ग्रुप में आ गया और अंदर रह गया √15। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि जो इरेशनल पार्ट है वो रैशनल हो जाए, तो सिर्फ √15। 5 तो ऑलरेडी रैशनल है, इसको और रैशनल क्यों करना। जो इरेशनल है उसको रैशनल करोगे, तो ये लोएस्ट फॉर्म है और एक्सेप्टेबल भी यही होगा। ठीक है, कुछ नहीं, आप इसको करोगे 375, ये प्रेजेंटेशन ऐसे लिखी जाएगी। इसको फैक्टराइज कर लिया, 3 × 5 × 5 × 5 ऐसे लिख दिया इसको। फिर इसको लिखोगे 5 √15, है ना। बस यहां से लिखोगे हेंस √15 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, बस। ठीक है, अब जो अलग से क्वेश्चन आता है इसका ही, क्यूब रूट में हद से हट जाए, राइट, वो ये वाला है। मान लो ये होता क्यूब रूट ऑफ 375, तब आप क्या करते। मैं बस यही कहती हूँ, मैथ्स अच्छे होने का मतलब है हमारा दिमाग थोड़ा जल्दी चल जाता। ठीक है, ये 5 बाहर आ गया, क्यूब रूट में क्या रह गया 3। अब सोचो इस 3 को अगर बाहर आना है तो उसको कितने साथी चाहिए, एक या दो। दो, और वो किसमें हो, दो क्यूब रूट में ही हो, क्यूब रूट ऑफ 3 में ही हो, है ना। तो क्या बन जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्यूब रूट ऑफ 9। ठीक है, इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 375। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसका एक और क्वेश्चन जो आता है, ये सब क्वेश्चन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कहीं बुक में नहीं मिलेंगे। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन ना, तो एक बुक होगी, मैं ढूंढती हूँ मैंने कहाँ रखी है वो बुक, वो भी RS अग्रवाल है, तो उसमें हो सकते हैं वो। मुझे ढूंढनी पड़ती है, अंदर ना रख दिया। ठीक है, चलो हो गया ये। नेक्स्ट लिखो, रैशनलाइजिंग, सिंपल रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है हमें। क्यूब रूट ऑफ 32 ये वाला है, और बी पार्ट है सिक्स फिफ्थ रूट ऑफ 160, ये दो कर लो, उसके बाद फिर 32। हाँ जी, कह रही हूँ क्यूब रूट ऑफ 32। क्या हो गया बेटा, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ 32 फिफ्थ रूट ऑफ 160। नंबर मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा वो सेम रूट में होगा, तो क्यूब रूट तो है ही है। अब ये किस, एक क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, बस प्रेजेंटेशन समझ में आ गई ना आपको। बस इसको हाईलाइट कर दो, दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, या नेक्स्ट लिख लो क्यूब रूट ऑफ 2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ये करो, ये ना 1 मार्क में आता ही है क्वेश्चन। उम्मीद है मेरे टेस्ट में इस बार आ जाए तो अच्छी बात है। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन जब हो ना, पेपर इजी हो जाता है। हाँ, फिफ्थ रूट ऑफ 160, फिफ्थ रूट ऑफ 160, 5 रेज टू पावर छोड़ना होगा, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 1। हाँ ठीक है, क्या हो गया जाने, बता दी। ठीक है, बिल्कुल। फिफ्थ रूट ऑफ 5 रेज टू पावर, फिफ्थ रूट ऑफ 5 रेज टू पावर 4। समझ में आ गया ये, ठीक है ना। दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। रश्मि समझ में आ गया, ठीक है ना, ये तो तुम्हारा डाउट क्लियर है बिल्कुल। हम्म, चलो अब आते हैं। अब ऐसा कुछ हो अगर, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही कुछ ना एब्स्ट्रैक्ट सा ना पेपर में दिख जाता है, और पेपर में जब दिखता है ना बच्चा की धुएं निकल जाती है, क्या आ गया, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू पावर 4, आई से ए बी सी आर प्राइम नंबर। प्राइम ना भी हो तब भी। जरूरी है, चलो एबीसी प्राइम नंबर्स लिख लो। जो भी होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर वो फिफ्थ रूट में ही बनेगा, है ना, रूट नहीं चेंज कर सकते हम। मल्टीप्लाई करने के लिए उसे फिफ्थ रूट में होना जरूरी है। अब ए कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, 2 बार। यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है, 5, तो हमें कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है, 3। बी को कितनी बारी करना है, और सी की पावर क्या होनी चाहिए, बस। समझ में आ गया, बस यही आंसर है। और ये क्वेश्चन सच में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सच में आया हुआ है। बच्चे कहते हैं होगा क्या, कुछ नहीं होता, पता क्या होता है, आई टेल यू व्हाई। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं, इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन टू अ कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको इजी लगेगा, है ना। वो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको गैप ही नहीं पता। जैसे चाइनीज भाषा, हमें पता है वो चाइनीज है पर पढ़नी नहीं आती, आपको उसके एक दो अल्फाबेट्स आ जाए, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दोगे। समझ में आ गया। फिर अगर थोड़ा बहुत उसके अल्फाबेट सीख जाते हो, तो थोड़ा मात्रा सीख जाते हो, तो कुछ वर्ड फॉर्मेशन सीख जाओगे। वही चीज है, मैंने आपको सिर्फ उसका अल्फाबेट करवा दिया, पेपर में थिंकिंग टाइम कम हो जाएगा, राइट। जिनके तो मैथ अच्छी है वो थोड़ा सोच के कर लेंगे, जिनकी नहीं है वो कहेंगे पता नहीं क्या आ गया, छोड़ो। राइट, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है। अब आते हैं, जैसे एक नया इंग्लिश में वर्ड होता है, अब जिसने वर्ड्स का वो सीखा होता है, एटोमोलॉजी सीखी होती है कि ये वर्ड यहाँ से बना है, ये इसका मीनिंग ये होगा, या लाइफ में यूज हुआ हुआ है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में, तो कहीं से पढ़कर हम उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। अब कोई कर लेता है, कोई नहीं करता। दैट इज ओनली डिफरेंस। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब आते हैं, जब इस तरह से नंबर हो हमारे पास, 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, वी हैव टू फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, देखो इसमें जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है वो कहाँ है, इन द डिनोमिनेटर। ठीक है ना, तो मुझे इसको रैशनलाइज करना है, ये तो ऑलरेडी रैशनल है, तो मैं क्या करूंगी, 6, है ना। लेकिन √3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में। रैशनलाइज नहीं करना, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, दोनों में फर्क है। रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं हम, इसे रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढ रहे हैं। तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर 1/√3, कि मैंने 6/√3 रखा। जहां पे √3 है उससे तो मुझे पता है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये √3 जाकर इन द डिनोमिनेटर ही मल्टीप्लाई हो, तो मैं उसे इन द डिनोमिनेटर ही रखूंगी। समझ में आ गया ये चीज, राइट। सो 1/√3 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 6/√3। बोलो, क्या बोलो बच्चे, इट्स ओके, बोलो। बता, समझ में आ गया। अच्छा, क्या डाउट क्या था वैसे भी, किसको। नहीं, इसमें हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें बताना है कि किससे मल्टीप्लाई करके ये रैशनल बन जाएगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1/√। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल नंबर है √3/√7, इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, √3/√7, दैट्स इट, 1 नहीं ना। √3 को √3 चाहिए, √7 को √7 चाहिए, और उसी फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, लिख लो इस चीज को। 3 ³ रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय ³ रूट ऑफ 9, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। ऊपर ³ रूट ऑफ 2, नीचे क्या आएगा, ³ रूट ऑफ 3। दिस इज द रैशनलाइजिंग। इसमें 4 था, 2 स्क्वायर, एक 2 और चाहिए, वो भी क्यूब रूट में, तो ये दे दिया। इसमें 3 स्क्वायर है, एक और चाहिए। समझ में आ गया। सो इज इट क्लियर, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्लियर हो गया ना।
ठीक है, अब आ जाओ, अगर हमारे पास हो इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल 1/√3 - 1 या 4/√3 - 1, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तुम्हारी बुक दोगे एक मिनट, जो तुम्हारे पास है, मुझे एग्जाम्पलर बनना ला। ठीक, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से होगा, 4/√3 - 1। अब इस चीज में थोड़ी सी हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये चीज समझनी है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड दिस टर्म √3 - 1। ये रैशनल है कि इरेशनल? इरेशनल, बिकॉज एन इरेशनल नंबर -1 विच इज रैशनल, ओवरऑल ये नंबर हो गया इरेशनल। ठीक है ना? अब मुझे इसे रैशनल करना है। अब देखो होता क्या है, ये √3 मुझे रैशनल दिख रहा है, तो मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मैंने कहा √3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है ये रैशनल हो जाए। पर क्योंकि हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन के, अगर मैंने इसे √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 तो रैशनल हो गया, लेकिन ये जो 1 × √3 हुआ पर आ गया, तो फिर से रैशनल था। समझ में आ गया? ये तो फिर से इरेशनल ही बन गया। तो इस केस में क्या होता है, व्हेन इट इज अ बाइनोमियल टर्म, व्हेन इट इज अ बाइनोमियल टर्म, इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर आए वो रैशनल आए। ठीक है, अब √3 को स्क्वायर करें, 1 को भी स्क्वायर कर दें, और कोई इकट्ठी टर्म इनको मल्टीप्लाई करने वाली ना बने। तो यू रिमेंबर एक फॉर्मूला था, a - b × a + b, क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 + 1। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा बेसिस है रैशनलाइजेशन का। आज मैं वही करवाऊंगी क्लास में, लाती हूँ। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 - 1 × √3 - 1, एक ये √3 + 1 √3 + 1, एक इसको और एक इसको। हमें समझना है रैशनलाइज हमने क्यों किया और वही चीज हमने क्यों यूज की। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a² - a - b² हो गया। लगाओ फॉर्मूला, a² + b² - 2। लिखते रहो बच्चे, कनिष्का लिखा कर, आलसी मत बन। ठीक है, ये आ गया 4 - 2√। हमने फॉर्मूला यूज किया a² + b² - 2ab। ठीक है, तो अब क्योंकि ये फाइनल आंसर में एक इरेशनल नंबर है, तो ये ओवरऑल नंबर क्या हुआ? इरेशनल, रैशनल नहीं बनाई। अब ऐसे ही अगर मैं यहां इसको मल्टीप्लाई करूंगी, क्या हो जाएगा? ये इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? हम्म, हाँ, तो a² + b² + 2ab क्या बन जाएगा? 3² + 1 + 2√3, है ना? यही बन गया, √3 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2√3 × 1। तो ये क्या बन गया? 4 + 2√3। ये भी इरेशनल ही रहा, √3 तो है इसमें। अब आते हैं इसमें, ये आपका क्या आ गया? a² - b²। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? क्या बन गया? यहाँ मैं ले रही थी दो नंबर जो थे इरेशनल, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया आंसर? रैशनल। तो इसका मतलब कि क्योंकि मुझे a² - b² में
रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो हमेशा रैशनलाइजिंग फैक्टर ए प्लस बी का ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी का ए प्लस बी होगा। अब समझ में आया? ठीक है, इस चीज को लिख लो, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर है। मैं बताती हूँ, अब सारे वो चीज करवाऊंगी, बताती हूँ, चलो करो। इस चीज को लिखो, फिर मैं आपको पूरा रैशनलाइजिंग फैक्टर सिखाती हूँ और रैशनलाइजेशन अब आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा? करवाऊँ आगे? नेक्स्ट लिखो, अगर मान लो हमारे पास है √2 + 1, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? √2 माइनस, so √2 - 1 is the rationalizing factor of √2 + 1। समझ में आ गया? 3√3 + √2 दिया हुआ है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब समझ में आ गया? √3 - √2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 + √2। माइनस दिया होता तो प्लस वाला लेते हैं, √3 - √2 दिया होगा तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा ये। आपस में एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर माइनस, हाँ तभी आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं, अगर मान लो हमें इस तरह से दिया हो 1/√3 - 1, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √3 + 1, लेकिन उसे कहाँ जाना है? तो ऊपर क्या आना चाहिए? मैं रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढ रही हूँ, मैं रैशनलाइज नहीं कर रही हूँ कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें रैशनल हो जाए। तो हम कहेंगे 1/√3 + 1 से करना है और ये रैशनल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर मैंने आपको दिया है 1/√5 + √2, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। समझ में आ गया? लिखो इस चीज को, इसको भी लिख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन लिखे होंगे ना, आप कल रजिस्टर उठा के देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे पास क्वेश्चन करवाए थे, रिविजन हो जाती है। क्वेश्चन लिखने का मतलब ये होता है, और यही नोट्स होते हैं हमारे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रैशनलाइज। और वो क्यों करते हैं? क्यों? वो उससे क्या होता है ना करें तो? वो तो पता है कि रैशनलाइज होता क्या है, तुमने मुझे बताया कि रूट का साइन हमने इन द डिनोमिनेटर खत्म किया, लेकिन उसका फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं, वो बताते हैं।
इसको बताया था, याद है? क्यों? हाँ, कैलकुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आप इवन इफ यू यूज अ कैलकुलेटर इट विल बी कन्वीनियंट इन दैट वे। हाउ? आई टेल यू। मैं आपको कहती हूँ हमें ना इरैशनल नंबर्स की ना अप्रोक्सीमेशन ही पता होती है। अप्रोक्सीमेट आंसर इसका क्या होगा, √2 का, √3 का, हमें वो पता होता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता। ठीक है, मुझे आप बताओगे मैं आपको क्वेश्चन क्या करवाए थे इसके? देख, वो बड़ा अच्छा सा करवाया था क्लास, इससे पहले वाली मुझे दो, मैं ढूंढ लेती हूँ। करवाया था, करवाया था। ये कहा जाता है आपके पास नंबर अगर है कि √2 की वैल्यू है 1.414, √3 की वैल्यू है 1.732, तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहा जाएगा आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√2 प्लस √3। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली। तो आप क्या करते हो, आपको कुछ नहीं पता, आपने क्या किया, 1/1.414 लिखा, 1.732 लिखा, ये करोगे। अब क्या करोगे, अब लोगे कैलकुलेटर, इन दोनों को ऐड करोगे या अलग से इसको सॉल्व करोगे, है ना? क्या हो जाएगा ये, 3.146। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाय, अगर कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास तो मैं लिखूंगी 1000 डिवाइड बाय 3146। अब मेरा क्या लग रहा है यहाँ पे, टाइम, मतलब मैं ओरली नहीं कर सकती, मुझे अप्रोक्सीमेट करने में टाइम लगा, या इवन इफ आई एम गुड इन वैदिक मैथ्स तो कुछ तो टाइम लगेगा मुझे सॉल्व करने में। ठीक है, मैं इसका आंसर इमीडिएटली एकदम से स्ट्राइक, जैसे मैंने कहा 2 + 2, आपने 4 करके बता दिया मुझे कि 4 है, मैंने आपको कहा 3 + 2 5, बिना सोचे समझे विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया, है ना? तो इस चीज में हमें टाइम लगेगा, तो अपने कैलकुलेशन वाले टाइम को इजी करने के लिए, बिकॉज ये चीज हम आगे बहुत यूज करेंगे, हम क्या करते हैं, इसको एक इजी नंबर बनाते हैं। और वो कैसे, हम कहते हैं कि अगर ये √2 √3 डिनोमिनेटर में ना हो, न्यूमरेटर में आ जाए, या क्वेश्चन में हो ही ना, तो ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस बनाया जिसे हमने कहा रैशनलाइजेशन। और बेसिकली कहते हैं रैशनलाइजेशन है, हम अपने क्वेश्चन में जो अभी 9th में है उसे क्या करोगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाओगे। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि इसको रैशनल बनाने के लिए मुझे इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर देना होगा, और वो क्या होगा, 1/-√3, है ना? अब देखो, मैंने कहा एक नंबर है 7/√3, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1/√3 से, ये क्या बन गया, 7/3, है ना? नंबर क्या 7/√3 और 7/3 इक्वल है? नहीं है ना? मुझे तो इसकी वैल्यू ढूंढनी थी, इससे मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर डिफरेंट हो जाएगा, नंबर सेम नहीं रहेंगे, तो मैंने रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सेम करने के लिए मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई, कि जहां ऊपर मल्टीप्लाई है, क्योंकि फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इक्वालिटी है, कि ऊपर भी सेम से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी। इसके लिए अब लॉजिक क्या है, आपने लिखा 2/3, इसको इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं ना, तो मैंने 4/6 लिख दिया, बात वही है, याद है ना? इक्वलेंट फ्रैक्शन से एक टेबल होता था, आपको कहते थे मल्टीप्लाई करके इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/9 बन गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20/30 बन गया, है ना? अब वही सेम चीज आप इरेशनल में कर रहे हो, आपने जहां नीचे मल्टीप्लाई किया उसी सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, अब आपकी ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस बन गई। ये इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो हम इसे ऐसे लिखते, ये हो गया। ये था ना, मैंने कहा इक्वल टू, क्वेश्चन स्टार्ट किया, इक्वल टू मतलब ये चीज किसके इक्वल है, 1/√2 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय, कि अल्टीमेटली मैंने इसे 1 से ही मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लीकेशन विद 1 गिव्स द सेम आंसर। समझ में आ गया? और जो हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया ना,
इस प्रोसेस को बोल देते हैं रैशनलाइजेशन। समझ में आ गया? ठीक है, इतना लिखना है कि अभी आगे और करवाऊं, इतना लिख लो, फिर इसके आगे और करवाऊं। समझ में आ गया ये? ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो ये रह गया, नीचे क्या बन जाएगा, 2 √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो मैं इक्वल टू लिखते आ जाऊँ कि ये नंबर चाहे इसकी वैल्यू निकालो, चाहे इसकी वैल्यू निकालो, चाहे इसकी वैल्यू निकालो, सब सेम होगी। ठीक है, ये आ जाएगा √3 माइनस √2, सॉरी √2 माइनस √3, है ना, ऊपर, और नीचे 2 - 3। 2 - 3 क्या होता है? अब मैंने फिर से कहा कि ये तो इसके भी इक्वल है, √2 - 1 अपॉन माइनस √3 अपॉन -1। एंड कैन आई राइट इट एज लाइक दिस, माइनस साइन ऊपर ले गए, साइन चेंज हो गए। अब आपके पास √3 की वैल्यू थी 1.732, √2 की वैल्यू थी 1.414, इसको माइनस ही करना है ना। अब अगर हमारा थिंकिंग प्रोसेस में ये स्टेप्स जो है वो कम हो जाए, तो आपको इमिडिएटली पता है कि मुझे इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर सेम होगा जो हमने अदर वे राउंड निकाला। माइनस करके मुझे आंसर बताओगे इसका? ये आता है कि 318 आता है? बताओ, माइनस करके आंसर 318 आता है, 0.318 आता है ना, इनको माइनस किया। अब हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था कि 1000/3146 है ना, ये डिवाइड करके देखते हैं आप कि सेम आंसर आता है कि नहीं। लास्ट ईयर ना एक बच्ची थी डीपीएस की, उसकी मैथ्स अच्छी थी, उसने ये क्वेश्चन एक्चुअल कैलकुलेशन के साथ किया था, और उसका आंसर वही आया था। देखो मेरा 318 आया, यहाँ पर आया 0.3178, विच इज अप्रोक्सीमेटली 318। अब आप सेकंड वाला मेथड प्रेफर करोगे कि 1000/3146, तो उसने कहा मेरा आंसर गलत क्यों है? मैंने कहा बिल्कुल गलत नहीं है, तुमने सही किया है, पर ये तुमने टाइम बहुत लगाया इसमें, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में तुमने 10 मिनट लगा दिए। वही तुम यहाँ करती और आगे जो क्वेश्चन तुम सही कर सकती थी, तुमने उसमें कम टाइम दिया। समझ में आ गया? राइट, तो दिस इज द ओनली प्रोसेस। मैथ्स इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस को कम करती है, थिंकिंग टाइम को कम कर देती है, लॉजिक इंप्रूव करती है, इट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन, सर्टन एरियाज आपकी ब्रेन में डेवलप हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो 1000/3146 मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये चीज मुझे सॉल्व करनी अच्छी लगी। समझ में आ गया? डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, इसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? रैशनलाइजेशन। एंड समटाइम्स वी आल्सो से एक्सप्रेस विद द रैशनल डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। लिख लिया ये सब? ठीक है, नेक्स्ट करवाऊं? अब देखो कैसे यूज होता है कि मान लो आपको कहा √5 इज इक्वल टू 2.236, √10 इज इक्वल टू 3162, इवेल्युएट √10 माइनस √5/√2। क्या करोगे इसमें? रैशनलाइज करोगे। ठीक है ना, आपने इस क्वेश्चन को देखा, √10 और √5 की तो वैल्यू दी हुई है, √2 की नहीं दी हुई। ठीक है, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, डायरेक्टली वैल्यूज तो नहीं पुट करनी होती, हमें हमेशा डिनोमिनेटर को क्या करना है? रैशनलाइज। तो आई कैन सी √2 इन द डिनोमिनेटर, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी डिनोमिनेटर को?
√2 से, लेकिन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ डिनोमिनेटर को, तो आई शुड मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एज वेल। समझ में आ गया? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, आपने ये स्टेप लिखा हुआ है ना, ये आपका क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कॉपी किया होगा आपने, तो आप लिखोगे इक्वल्स टू √10 माइनस √5 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 बाय, इसका मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन लिखो या इसकी वैल्यू निकाल लो, सेम है। ठीक है, उसके बाद ये इक्वल टू लिखवाते हैं ना मैम आपको हर बार, कि देखो इक्वल टू फिर से लिखो, इसका मतलब है चाहे मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी, चाहे मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी, अब इसके बाद √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये √10 और √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन गया, √20, और यहाँ से 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, √10। समझ में आ गया कि मैंने चाहे इसकी कैलकुलेशन की, इसकी कैलकुलेशन की या इसकी कैलकुलेशन की, सबके आंसर सेम आएगा। समझ में आ गया? अब √20 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या नंबर बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 2 आ जाएगा, 2√5 माइनस √10। अब देखो वैल्यू किस किस की थी आपके पास, √5 √10 दोनों की। ठीक है, तो √10 की वैल्यू देखो क्या थी आपको, 3.162, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 2.236 माइनस 3.162 डिवाइडेड बाय, सॉल्व ऑफ कैलकुलेशन फिर भी मैनेजेबल वाली है, और इस चीज को ना अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो आपका 1 स्टेप प्रोसेस होगा। मान लो मैंने आपको √2 की वैल्यू दे दी 1.414, ठीक है, आप यहाँ पे पुट करते हो, आप लिखोगे 3.162 माइनस 2.236 डिवाइड बाय 1.1414। क्लियर हो गया है ना? तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। ये कैलकुलेशन तुम्हारी हो गई लंबी, राइट? अगर तुम्हें √2 की वैल्यू नहीं दी, अब कैलकुलेटर में ये भी काम कैसे करना होगा, पहले आप क्या करोगे, √2 की कैलकुलेशन करोगे, √2 लिखकर स्क्वायर रूट निकालोगे, और वो आंसर कहीं कॉपी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, वो लिखोगे, उसके बाद इस वाले नंबर से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 2.236 किया माइनस 3162 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेशन तो आसान है, और भी अच्छा काम है, ये 2 यहाँ भी गया और यहाँ से आ जाएगा 1.531। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया दोनों में से। समझ आई बात? ये समझ में आता है ना? ये 2 अकेला कैंसिल नहीं होगा। पिछले साल सच में बहुत प्रॉब्लम आई है, बच्चों ने क्या किया था, बहुत बच्चे थे, ये सिर्फ कोविड की वजह से मैं कहूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर उनके 2 साल पहले ऑनलाइन थे, तो वो क्या करते थे, ये 2 कट गया था, तो आंसर आ गया 2.236 माइनस 3.162। तो तुम तो वो वाले बच्चे नहीं हो। हाँ, सोचा था नहीं करना, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मैं टेक को बिठाई रखूं यहाँ पे 6 बजे तक और उसको छुट्टी दे दूं, तो क्या कहेगी, बोलेगी ना मैम, तो मैम क्या है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उनका दोनों का वही काम है, वो कहते हैं यार उसको तो डिवाइड कर दिया, मैं रह गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्यों नहीं किया। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए, उसके मार्क्स मेरे मार्क्स काटे, उसके भी काटे। तो ये चीज क्यों कह रहा है कि आई एम ओवर बोथ द नंबर्स, दिस टू सेज आई एम ओवर बोथ द नंबर्स, एंड दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने किसी ना फॉरेन में जैसे थोड़ी सी वो दूसरी वीडियो आती है, तो उनको उनकी लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे अगर आप उसको लिखते हो ना √2 प्लस √3, हम लिखते हैं √2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 ओवर 2, हम ये लिखते हैं ना, तो वो बोलते हैं √2 प्लस √3 ऑल ओवर 2। ठीक है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज अच्छी क्यों लगी, क्योंकि ये दोनों के साथ है, तो आप किसी एक के साथ इसको रख दोगे, दूसरा तो बुरा मान जाएगा। ग्रेस मार्क्स मिलते हैं सबको, नेगेटिव होंगे सबके, किसी एक के काटोगे बिना मतलब के, वो चिल्लाएगा, वो कहेगा उसके भी काटो। तो वही चीज है, आपने इसको नहीं करना है, आपने ओवरऑल करना है। आपने क्या किया, 2 कॉमन लिया, 2.236 माइनस 1.5851, सॉरी मैंने पहले गलत लिखा था, और डिवाइड बाय 2 किया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल। समझ में आ गया, इस चीज को लिख लो। अब इसके बाद करवाऊंगी
जो आपकी बुक में आती है रैशनलाइजेशन वो। चलो करो जल्दी से, आसान काम ही है, अब ज्यादा नहीं पढ़ा रही, 10-15 मिनट में छोड़ दूंगी तुम्हें, ठीक है? या 5 मिनट का ब्रेक ले लो, एक दो क्वेश्चन कर लो, बट राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसा ही, ठीक है, ऐसा पेपर में आ जाता है। हो गया बेटा, लिख लिया? चलो नेक्स्ट करवाऊँ? फाइन, चलो नेक्स्ट। हंस क्यों रहे हो? बोर हो गए? थक गए? चल नेक्स्ट लिखो। तो दिस इज rationalize या express with a rational denominator, express with a rational denominator, ठीक है? अब से यही क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे पास पहला नंबर है 1/3 + √2। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 3 - √2 डिवाइडेड बाय 3 - √2। समझ में आ गया? रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? 1/3 - √2। समझ में आ गया? रैशनलाइज करना है तो जिससे मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर। -√2 करोगे अगर, या √2 करोगे, वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और उसको इरेशनल बना देगा, ठीक है ना? तो ओवरऑल करने के लिए जब भी बाइनोमियल हमारे पास होता है ना, तो हम a² - b² बनाते हैं। समझ में आ गया? अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 - √2, और नीचे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। क्या बन गया? 3 - √2/9 - 2। तो ये आ गया 3 - √2/7। मतलब आप इसकी वैल्यू निकालो या इसकी वैल्यू निकालो, एक ही बात। करो इसको, लिखो, और इसके बाद करो रैशनलाइज। अगर ये चीज सीख ली ना, आपने ऑलमोस्ट 40% चैप्टर को सीख लिया, क्योंकि अब क्वेश्चन जो आएंगे ना, इसी के तोड़ मरोड़ में आएंगे। छुट्टी तो नहीं है ना स्कूल से कभी भी? कल परसों या थर्सडे तक, फ्राइडे को है। वैसाखी छुट्टी नहीं है? नहीं है, ऐसे कैसे? वैसाखी की तो होती है 14th को है, पर 14th को क्लास वैसे छुट्टी है तुम्हारी। 19th को क्लास होती है, 19th को भी 3 o'clock मैं बुला ही लूंगी आपको तो। चलो हो गया बच्चे ये? करो 16/√41 - 5। किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? अकेला ये मत बोलना, हमेशा बोलो √41 + 5 डिवाइडेड बाय √41 + 5, तो माइंड वैसे चलेगा, गलती नहीं आएगी, ठीक है ना? करो, चलो करो। 16 × √41 + 5, फिनिश का लिख ले फटाफट से। तो हम क्या करेंगे? आप √41 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 16 × √41 + 5, नीचे क्या आ जाएगा? 41 25। इसमें यही गलती होती है, यहाँ पे 5 दिया ना,
हाँ, बस यही गलती होती है, हमने कहा रूट फाइव, फाइव रूट में है तो हमने फाइव लिख दिया और आंसर गलत हो गया, पर ये क्या बनता है 25। तो 16 यहाँ पे, रूट 41 प्लस 5 नीचे क्या आ जाएगा 16। ये 16 और ये 16 हो गया कैंसल, रूट 41 प्लस 5। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मैं तीन चार क्वेश्चन लेके जाती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें ब्रेक भी मिल जाए, थोड़ा सा तुम सो रही हो बिल्कुल। ये करो रैशनलाइज। ठीक है, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ये है। चलो, ये तीन क्वेश्चन है, इन्हें करो। फर्स्ट वाला हो गया। अश्मित समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब इसके बाद एक और लेवल इसका बढ़ाऊंगी, मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और बढ़ाकर उसके बाद क्लास करूंगी नहीं, ठीक है, उसके बाद उतना ही कर लो। और प्लीज जितना भी होमवर्क दिया है दूंगी मैं तीन चार क्वेश्चन, और यही सब दोबारा रिवाइज करके आना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा स्पीड अप मैं चल रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, अपने सिलेबस में पैरेलल आ जाओ और स्पीड से काम हो जाए। मे टेस्ट में ना सारा कुछ डाल देंगे पेपर में, तो मुझे रिविजन भी करवानी है, टेस्ट भी लेना है। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया। किससे मल्टीप्लाई किया कनिष्का इसको? प्लस रूट 3 अपॉन 2√5 प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर आपके पास आ गया 2√5 प्लस रूट 3, और नीचे क्या बन जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। 10 बना, फिर से चेक कर। 2√5 प्लस 3, जब स्क्वायर हुआ तो 2 का भी स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, और रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? गलती हुई ना? हाँ, ठीक करो इसको। रूट 3 का स्क्वायर 3। आंसर ठीक है तुम्हारा कनिष्का? 2√5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 17। 9 थोड़ी करेंगे अब इसको, रूट 3 है। समझ में आ गया? यही गलतियां हो रही है, इनको चेक करना है हमें। ठीक हो गया? अब आ जाओ 2/√3 प्लस 1, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? अर्शमीत समझ में आ गया बेटा? तो ये आ जाएगा 2 इंटू √3 - 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 इंटू √3 - 1 अपॉन 3 - 1। 2 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, आंसर क्या बना √3 - 1। इसका मतलब या इसकी वैल्यू निकालोगे या इसको कैलकुलेट करो। अब इसको मैं ओरली कहूंगी, मैं कहूंगी 0.732 आंसर आएगा, अब इसको मुझे सोचना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये स्टेप्स करने के बाद भी, जो कि आपका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ना डायरेक्टली इस पे आ जाओगे, ये वाला भी छोड़ दोगे। आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि ये चीज अपने आप छोड़ दोगे। समझ में आ गया? जैसे कि अगर आप 16 इंटू 2 करना हो तो क्या करते हो? 16 टू जा, हाँ, अब पहले क्या करते थे 16 टू जा ऐसे लिखते थे,
ठीक है ना। तो वो हमने वो बाईपास कर लिया। कैलकुलेशंस में हमारा दिमाग थोड़ा आगे चला गया। अगर मैं 162 इंटू 2 कहूँ तो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो वही चीज समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला थर्ड पार्ट। करो। हो गया बेटा। किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको? सब अग्रीड है, किसी को डाउट है? क्योंकि हमें क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को रैशनलाइज नहीं करना। तो जो भी टर्म है इन द डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करेंगे। विच एवर टर्म इज देयर इन द डिनोमिनेटर, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। समझ में आ गया? अब ऊपर √5 इंटू 2√5 प्लस 3, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो नाउ इट विल बी, इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर तो क्या आता है, 2√25 कितना होता है, 2√5 नहीं, 2 into 5, तो क्या हो जाएगा 10। समझ में आ गया? समझ में आया? 2 और 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुए, 2 √5 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 5। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, √5 और 3, तो क्या बन जाएगा 3√5। और नीचे क्या आएगा, 4 into 5, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, माइनस किसका किसका होगा, 3 का स्क्वायर विच इज 9। तो क्या बन गया, 10 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 11। ऊपर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे? जैसे हमने किया था पहले, इस √5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करो, कैसे होगा, √5 into 2√5, 3 कैसे होगा, प्लस थोड़ी हो रहा है बच्चे, मल्टीप्लाई। हाँ, 2√25 हो गया। अब √25 दिखेंगे, हाँ, तो 2 into 5, मैंने वही कहा ना, ये स्टेप बाईपास होता है आफ्टर सम टाइम। बस इस 25 को याद करना है कि स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट से बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो 2 into 5 हो गया। ऐसे ही अब ये √5 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 into √5, √5। समझ में आ गया? अगर मैं अब कैलकुलेटर निकालूंगी, पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकालूंगी, उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 प्लस किया, डिवाइड बाय 11 किया, मतलब एक स्मूथ प्रोसेस में मैंने सारा आंसर निकाल लिया। ठीक है, लिखो इसको। इन सब चीजों को प्लीज रिवाइज करके आना, क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही एक चीज है, 40% इस चैप्टर में यही चीजें हैं। बाकी क्या है, एक है रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, इरेशनल्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इंसर्ट रैशनल नंबर्स, इंसर्ट इरेशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन p/q फॉर्म, वो चीज है। ठीक है, और एक्सपोनेंट्स, कुछ कुछ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स जब हम सॉल्व करते हैं, वो है। तो ये 40% है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो बहुत सिंपल सा इजी वाला भी होता है और टफ वाला भी होता है।
हो गया बेटा, लिख लिया इसको, नेक्स्ट करें। थोड़ा सा टफ लेवल पे आएंगे, जो आपको क्वेश्चन आता है एक्चुअल वो करवा रही हूँ, और उसके एक या दो क्वेश्चन करवाऊंगी। अब आपको करना है रैशनलाइज, और यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ये है रैशनलाइज √3 + 1 अपॉन, लेट मी से √3 माइनस √2। 4 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, 2 अभी करवाऊंगी, ठीक है। √3 + 1 अपॉन √3 माइनस √2। अब तुम बताओ ये ऑल्टरनेट डे में हो सकता है? तो रोज क्लास चाहिए, तो घर से आप नहीं पढ़ के आते हो, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे पिछला भी रिवाइज कराना है और कंटिन्यूटी रखनी, ठीक है। अब आ जाते हैं √3 + 1। पहले तो इसको रैशनलाइज करना है, तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद डिवाइडेड बाय √3 + √2। ऊपर लिख दोगे √3 + 1, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है √3 + √2 से ओवरऑल। और नीचे मुझे पता है √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जिसे मैं कहती हूँ कि क्लारा जो है ना वो एकदम से नहीं डालते, ऊपर न्यूमरेटर को मत छेड़ो, नीचे वो सिंप्लीफाई हो रहा है पहले उसको छेड़ लो इनिशियल में, वो माना जाएगा। 3 पहले है, ठीक है ना? नहीं, अगर तुम्हें समझ में आता, वही कह रही हूँ ना, अगर तुम्हें समझ में आता नीचे वन आएगा तो छोड़ दोगे, दैट इज वन स्टेप यू हैव अचीव्ड, राइट। अब हमें क्या करना है, बस इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। इनिशियल डेज में जब आप प्रैक्टिस करते हो, कैलकुलेशन डिग्री होती है, तो हम एकदम से सारा कारण डालते हैं, नीचे वन आ गया, अब नीचे की मुझे चिंता नहीं है, अब मैं आराम से ऊपर मल्टीप्लाई करती हूँ। √3 +2 +1 √3 प्लस, समझ में आ गया ये? करो इसको सॉल्व। √3 × √3 कितना हो गया? √9, हाँ बिल्कुल ठीक है। √9 कितना होगा? 3। आपने इसे लिखा √9, विच इज फाइन, बट साथ ही √9 आपको स्ट्राइक करना चाहिए, 3 हो गया, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट √3 × 2, रूट, हाँ बिल्कुल ठीक है ना? अब इसके बाद देखो ना, इस 1 को तो मैं इग्नोर ही कर सकती हूँ। अब आ जाएगा 1 × √3 रूट, अब आपने 9 को लिखा 3, ये 2 √3 और √3 करके क्या बन गए? 3 √3, और √2 अकेला ही है, तो ये रह गया, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। करो इसको सॉल्व, लिखो एक क्वेश्चन और फिर 4 क्वेश्चन होमवर्क में। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करवाती हूँ, लंबी कैलकुलेशन वाला। डिफिकल्ट वाला मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगी। अब मैंने कहा था ना, एक तो प्रोसेस है रैशनलाइजेशन का, फिर उसके बाद कैलकुलेशन है। अगर हमें कैलकुलेशन आती होगी तो इस प्रोसेस पे फोकस करना हमारा मेन टारगेट रहता है। कैलकुलेशन का मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी, √9 है वो 3 लिख लूंगी, 3 √2 है, वहां पे अगर मुझे कोई और √2 वाला दिखा, उनको प्लस माइनस करना है, वो मैं कर लूंगी, ठीक है। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। हाँ जी, करवाऊं आगे? लिख लिया ना ये, चलो। अब थोड़ा सा ना आराम आराम से करने वाली चीज है, मतलब आप चाहे 10 स्टेप लगा के करो, पर आंसर सही लेकर आना। स्टेप्स हमारे 10 हो जाए, हमें जल्दी नहीं करना, बिकॉज दिस इज वन थिंग वी नीड टू एस, हमें अपनी इस चीज को परफेक्ट करना है। √3 +1 अपॉन 2 √5 -3, इसको रैशनलाइज करना। तो सिर्फ हम बताएंगे, इससे मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
समझ में आ गया? 2√5 + 3, 2√5 + 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें मैं कहती हूँ एक को छेड़ो, पंगा एक से लो, पूरे ग्रुप से नहीं, है ना? अगर दो ग्रुप झगड़े वाले बाहर खड़े हो, आप जा रहे हो, तो आप एक ग्रुप से पंगा ले सकते हो, दोनों से इकट्ठा पंगा लोगे, फंसोगे। राइट? तो हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर एज इट इज लिख दिया, ऊपर मैंने एज इट इज लिख दिया, और नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे वाली मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। क्या है? 2√5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। समझ में आ गया? अर्शमित, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, +1 ये पूरा है ना, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? ओवरऑल है, मतलब इन द न्यूमरेटर है, अलग से नहीं है। और अगर अलग से होता ना, ऐसा तुम सोच रहे हो, अगर ऐसा होता, ये भी चीज समझ ले, -3, ये +1 ऐसे होता, तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर, और ये +1 बाद में रहता, क्योंकि रैशनलाइज इसको करना पड़ेगा, इसको नहीं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका अभी क्लास का, इसके बाद होमवर्क के लिए कुछ दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको छेड़ लिया, 4 × 5 20 -9। समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं आया तो प्लीज इसको दो स्टेप बना लो, 3√2 + 1 × 2√5 + 3। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, 3√2 2√5 + 3 + 1 2√5 + 3 डिवाइडेड बाय, अब इसको आपने ऊपर वाली चीज को आपने मल्टीप्लाई करना है, वो कैलकुलेशन आपको मैंने सिखाई थी, और नीचे 11। ठीक है, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें ये चीज बहुत अच्छे से आ जाएगी, आप साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करना, 10 स्टेप्स की बनाओगे, 4 स्टेप्स में आंसर निकाल दो। समझ में आ गया? तो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3√2 2√5 क्या बन गया, 6√10, और क्या हुआ यहाँ पर, वेरी गुड, और यहाँ क्या बना, +3 डिवाइडेड बाय, और यहाँ। समझ में आ गया ये? ठीक है, लिखो इस चीज को, और फिर मैं होमवर्क बताती हूँ। होमवर्क स्किप मत करना, होमवर्क करके आना। लिख लिया बच्चे? करवाऊं आगे, होमवर्क दूं? ठीक है, चलो अब होमवर्क के क्वेश्चंस लिखो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में ना पहले यही डिस्कस होंगे, कल तुम भी 3:15 तक आ जाओ। ठीक है, आपकी जो मिस क्लासेस 5 दिन के है ना, वो भी कवर अप हो जाएंगे, फिर स्पीड हो जाएगा ये चैप्टर ना, ओवरऑल आ जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर टाइम बचा रैशनलाइजेशन को छोड़कर, आपको वो कन्वर्जन टू P/Q फॉर्म वो करवा दूंगी। ठीक है, इन बिटवीन जैसे इसको जल्दी भेज कर आपको 15 एक्स्ट्रा मिनट्स को लगा दिए। इसमें होमवर्क में लिखो, आपको रैशनलाइज करना है ये वाला, √2 + 1 अपॉन 3 - 2√2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3√5 + √3 अपॉन √5 - √3। और फोर्थ है अपने पास 2√6 - √5 अपॉन 3√5 - 2√6। ये 4 क्वेश्चन है होमवर्क के, इन्हें एक बार कम से कम 2 ही कराना है इसमें से, मतलब क्लास में मुझे कल आपको ये करवाने थे, अगर आज क्लास का टाइम होता तो मैं 4 क्वेश्चन और करवाती। ठीक है, होमवर्क में कुछ प्रैक्टिस करके आओगे, कल थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, एंड ये रैशनलाइजेशन काफी हद तक समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, चलो जाओ बच्चों।